नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का। रुख अब खबरों की ओर कर लेते हैं। भारतीय बाजार में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दरअसल आज तेल कंपनियों की जारी कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा और डीजल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 79.18 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख के बाद अब बिहार के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। मुंबई के बाद अब चेन्नई दूसरा मेट्रोपॉलिटन शहर होगा, जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होंगे। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट 110 रुपए को पार कर गए हैं, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 107 रुपए पेट्रोल के दाम है, जबकि डीजल 97.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश के 332 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। देश में कुल 730 जिले हैं। हम तो पेट्रोल यूज़ करते हैं अभी, और पेट्रोल की कीमत तो इतनी हो गई है कि कहीं जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई चलाएं नहीं चलाएं। गाड़ी छोड़ के स्कूटी पे आ गए हैं अब, इसीलिए कि पेट्रोल क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये समस्या है। ये है कि गरीब आदमी तो खैर चल नहीं पा रहा, बाकी ये परेशानियाँ सबको हो रही है सर। बड़ी दिक्कतें आ रही है, रोज बढ़ जाता है, रोज सुनने में आता है आज 98 हो गया, आज 1002 रुपये और बढ़े हैं। तो इस चक्कर में सर परेशानी बहुत हो रही है। लोकल बंदा तो चल नहीं सकता, हम तो ड्राइवर आदमी है, पर लोकल बंदा भी नहीं चल पा रहा। इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब सरकार को देखना चाहिए ये सब चीज़। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से लगातार मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई नहीं पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, बात मुंबई की करें तो फिलहाल वहां की जनता का क्या रुख है? क्योंकि जनता देखिए लगातार परेशान नजर आ रही है। देखिए मुस्कान, जिस तरह से मुंबई के अलावा पश्चिम बंगाल में 2 मई को जब गिनती हुई थी, उसके बाद से लगातार मुंबई सहित पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने शुरू हुई है। मई में अगर खाली बात करें तो मई में एक महीने में 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। उसके बाद जून महीने में लगातार अंतराल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। जैसा कि आज की अगर कीमत की बात करें तो पेट्रोल में 28 पैसे तो डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी की है। हालांकि पेट्रोल और डीजल दोनों 100 के पार हो गए हैं, उसके बाद भी लगातार महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के आपसी जो झगड़े हैं, आपसी जो मनमुटाव हो, वो कम नहीं हुआ। लिहाजन इसका बोझ जो है कहीं न कहीं आम मुंबई के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनता के ऊपर तो बोझ पड़ ही रहा है। देखिए, इसके साथ कई ऐसी व्यवसाय भी है जो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जिसके दाम बढ़ते ही हर चीज महंगी हो जाती है। आपके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि वहां की जनता का फिलहाल क्या रुख है? जनता अब सरकार से क्या मांग कर रही है? देखिए मुस्कान, मुंबई जैसे शहर में एकमात्र विकल्प होता है मुंबई की लोकल ट्रेन या फिर बीएसटी की सेवा। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के देखते हुए मुंबई की लोकल ट्रेन को आम मुंबई करों के लिए रोक दिया है। लिहाजा किसी के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि या तो पैदल चला जाए या तो फिर सरकारी जो व्यवस्था उस पर चला जाए, लेकिन सरकारी व्यवस्था बंद होने की वजह से लोगों को खासा दिक्कतें हो रही है। लेकिन सबसे और अहम बात कि पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर आम जनता से जुड़ी हुई तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। चाहे साग सब्जी की बात करें या फल फ्रूट की बात करें या फिर राशन की बात करें, लगातार महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई करों को खासी दिक्कतें हो रही है। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें न बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। लिहाजा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी मानती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी मानती है कि दोनों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
किया जा रहा है सत्य प्रकाश, लेकिन जनता की फिलहाल कोई नहीं सोच रहा है। फिलहाल सरकार की क्या कोई रणनीति है? जिस तरह से हम लगातार बात करते आते हैं कि वैट और सेस को सरकार घटा सकती है, जिससे लोगों को कुछ राहत हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वहां भी तेल की कीमतें काफी कम है, उसके बाद भी इस तरीके से कीमतों में इजाफा होना, आखिर क्या मेन कारण है इसका? देखिए मुस्कान, राज्य सरकार कहती है कि कच्चे तेलों की जो स्थिति है वो स्थिति है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी राजस्व को कायम रखने के लिए, तमाम जो कोविड से निपटने के लिए, तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं उससे निपटने के लिए राज्य सरकार को सरचार्ज कम नहीं कर सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपने राजस्व को बोझ को कम करती है, तो राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी लगातार है उस पर लगाम लगा सकती है। अब बात दोनों के बीच में आम मुंबईकर फंस रहे हैं, आम जनता फंस रही है। न राज्य सरकार फैसला ले रही है, न केंद्र सरकार फैसला ले रही है। लिहाजा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और पेट्रोल डीजल की कीमतों से सिर्फ लोगों पर ही नहीं, उनकी जेब पर और सीधे रसोई पर डाका डल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के महंगा होने से सब्जियां, दूध, हर चीजें महंगी हो जाती है। यानी आम जनता की रसोई पर सीधे सीधे डाका पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं सत्य प्रकाश जो इस समय 2 वक्त के खाने को भी मोहताज हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस बीच इस तरह की महंगाई जनता को और ज्यादा परेशान कर रही है। मुस्कान, देखिए पिछले 2 साल लगभग होने जा रहे हैं जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से लगातार मुंबई में एक के बाद एक लॉकडाउन। हाल के बीच में 1-2 महीने के लिए जरूर रियायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार लॉकडाउन। अभी भी दूसरे लहर की को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तीसरी लहर की तैयारी कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के बीच आम मुंबई को हालात ऐसे हो गए हैं कि रोज कमाना रोज खाना। अब ऐसे में लगातार महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। लगातार कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनकी जीविका चलती रहे, लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई होती जा रही है, सरकार इस पे अमल नहीं कर। हालांकि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार को कोसते हुए कई बार आंदोलन भी करती है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लिहाजा पूरा जो मामला इर्द गिर्द घूम रहा है पेट्रोल और डीजल के को लेकर, तो वो कहीं न कहीं या तो घरेलू महिलाएं हैं या तो आम मुंबईकर है। ठीक है, मैं आऊंगी सत्य प्रकाश आपके पास। हमारे साथ राजेश्वर जी अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश्वर जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर क्या कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने कम है पेट्रोल डीजल के दाम, तेल के दाम, कच्चे तेल के, उसके बाद भी इस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और साथ ही साथ दूसरी ओर भी महंगाई बढ़ती जा रही है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम नहीं है, लेकिन इतने अधिक भी नहीं है जिसमें कि कांग्रेस के जमाने में 2040 में थे। लेकिन अभी तो लगातार फूड के दाम कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं। जो बास्केट है वो इंडिया को कॉस्टली पड़ रहा है। बास्केट का मतलब होता है कई तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रतियों से लेना, कुछ अपने बायलैटरल जो ट्रेड होते हैं उसके साथ समझौता करके, तो जो इंडियन कंपनी को हो क्रूड ऑयल वो महंगा पड़ रहा है, ऐसा नहीं जो सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कल का स्टेटमेंट देखेंगे जो मुख्य विपक्ष पार्टी है राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए के करीब जो आपने इकट्ठा किया आप उसको गरीबों को बांटिए, आपने उसको सब्सिडाइज कीजिए, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हम लोग सब लोग बार बार कह रहे हैं कि इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है सेंट्रल जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रही है उसके पर सेस ले रही है, और स्टेट गवर्नमेंट जिस पर वैट लगा रही है। तो जो टोटल इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। अब कल जैसे मान लीजिए 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा करी, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो फिर ये लॉजिक ये देते हैं कि ये सारे पैसे, तो हो क्या रहा है, आप गरीबों का पैसा ही गरीबों से ही लेकर के गरीबों को ही दे रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़नी है। और महंगाई बढ़ने का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आप उसको सिर्फ एक तरीके से अलग तरीके से कह सकते हैं। सरकार कह रही है कि हमने आपको ये बेनिफिट दे दिए, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। तो पैसे आप कहाँ से, वो पैसे पेट्रोल डीजल के पेट्रोल डीजल पैसे बढ़ाने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? एक बात ये भी समझाइएगा कि आखिर वो कौन से तरीके हो सकते हैं, वो क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे आम जनता की जो जेब है उस पर भी डाका ना पड़े, आम जनता भी चीजें खरीद सके, उनको भी ज्यादा मार ना हो महंगाई की, और सरकार भी अपना जो राजस्व है वो वसूलती रहे? आखिर क्या तरीका हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार स्थिर हो जाएं? देखिए, कोई भी ऐसा तरीका हम ये कह सकते हैं कि कोई सिंगल तरीका हो सकता है, उसके कई मल्टीपल तरीके हैं। मल्टीपल में सबसे बड़ा तरीका तो एक ये भी है कि सरकार को अपने खर्चे भी कम करने चाहिए। जो सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकार को अपने खर्चे भी कम करने चाहिए। सरकार को मनी भी इन्फ्यूज करनी है। या मनी इन्फ्यूज करने के 3-4 तरीके हैं कि आप नोट नए छाप करके उससे इन्फ्यूज करें। दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ उससे इन्फ्यूज करें।
कुछ आप इंफ्यूज करें दूसरे तरीके से, जैसे कि आप जो गवर्नमेंट लोन देती है आम पब्लिक से, वो लोन लेकर के कुछ पैसे इंफ्यूज करें। कुछ तीसरे तरीके से इंफ्यूज करें कि जो आप दूसरे है जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज है, जैसे कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, दूसरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, कुछ पैसे वहां से भी इंफ्यूज करें। कुछ आप जो है इनडायरेक्ट अपने और जो दूसरे आपके एजेंसी है उनके खर्चे कहीं ना कहीं कम करके उस पैसे को यहाँ इंफ्यूज करेंगे, तभी जाकर जो होगा। है क्या, अभी हम एक साइकिल चला रहे हैं, जिस साइकिल में आप सरकार एक तरफ से पैसे ले रही है, दूसरी तरीके से वो सीधे सीधे पैसे जो है आम आदमी की जेब के ऊपर पड़ते जा रहे हैं। इसका एक तरीका रोकना पड़ेगा। आम आदमी की जेब से पैसे तब कम पड़ेंगे, आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे तो आपका पैसा तो कम होगा, लेकिन आप उस पैसे को कंपनसेट कर सकते हैं जो आपने पुराने सेविंग कर लिए। दूसरा तरीका है कि आप कुछ पैसे आप नए नोट छाप के करें। तीसरा तरीका ये है कि आप उसके साथ नए नोट छापने के साथ साथ आप तीसरा तरीका ये है कि आप आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप सिस्टम में पैसे इंफ्यूज करें। उसके लिए आप बैंकों को गारंटी, जैसे अभी सरकार कर क्या रही है, आप क्रेडिट लाइन दे रही है, बैंक गारंटियां दे रही है, उससे क्या होता है कि पैसा सिस्टम में इंफ्यूज होता है। जब पैसा सिस्टम में इंफ्यूज होगा तो सरकार की खुद की रेवेन्यू जीएसटी और दूसरे सोर्सेज से बढ़ेगी। तो दूसरे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और भी जो दूसरे रेवेन्यू के सोर्सेज सरकार के जो वो बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर से कम होगा। सरकार सबसे पहला कदम तो किसी तरह से हमारे क्या हो क्या रहा है, हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अधिक हो गया कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हर सप्लायर, हर कंज्यूमर मार्केटर ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाता जा रहा है। ये मान करके और अन्य ऐसे व्यवसाय हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें या किसी भी व्यवसाय की बात करें जो पेट्रोल डीजल से है, खेती की ही बात कर लेते हैं, ये तमाम चीजें पेट्रोल डीजल की वजह से प्रभावित हो रही हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 100 के पार पेट्रोल डीजल के दाम हो गए हैं। कभी महंगाई प्याज पर बढ़ जाती है 100 के पार, कभी पेट्रोल डीजल पर। आखिर जनता क्या करे? मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से राजेश्वर जी। संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, लोग आपके पास कुछ मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, आखिर उनके मन में फिलहाल क्या है? जी मुस्कान, देखिए लोगों की एक ही बात खाली है कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना काल के दौरान लोगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से सरकार लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई में तीसरी लहर से निपटना है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आम जनता का सिर्फ एक ही राय है कि देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर इजाफा पे रोक लगती है तो जाहिर तौर पर तमाम जो निजी जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उस पर जरूर कमी आएगी, जिससे लोगों की जो जीविका है वो कहीं की स्वतंत्रता से चल सकेगी। हालांकि सरकार की भी मजबूरी इसमें है, सरकार भी चाहती है इसी तरह से इस वक्त जो है स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग मजबूत रहेगा तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सकता है। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व कायम रहे, लिहाजा लोगों का इलाज सही तरीके से हो जाएगा, उसको लेकर राज्य सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन आम मुंबई का चाहती है कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाए, महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है उसमें कमी लाए, या फिर कोई और तरीका निकाले। लेकिन राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल अमल नहीं कर रही है, लिहाजा मुंबई करों को इसी तरह से अभी भी जो महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल राजेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर भी अभी आने वाली है, लगातार वैज्ञानिक चेता रहे हैं कभी भी आ सकती है और आना भी निश्चित है। अब ऐसे में जब पहली लहर दूसरी लहर हम देख ली हमने, और लॉकडाउन जब इतना सख्त लगा सर, उस समय में लोगों की बेरोजगारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बीच अब इस तरह से जब महंगाई बढ़ेगी तो आखिर जनता खुद परेशान है कि वो जाए कहाँ, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ती नजर आ रही है और महंगाई भी। आखिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देखिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है कि आप अर्थव्यवस्था को इंफ्यूज करें। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है कि आप कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाते रहे। तो यह बहुत ज्यादा लॉकडाउन जैसे लगाते चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो है लॉकडाउन बहुत सक्सेसफुल एक लिमिट तक तो रहता है, उसके बाद बियॉन्ड सक्सेसफुल इससे नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों की अपनी जरूरतें भी हैं, इनकम के सोर्सेज भी होने चाहिए। जो डेवलप कंट्री है वो तो क्या है कंपनसेट कर देती है, कुछ पर्टिकुलर पैसे दे देती है, कोई $15,000 दे देता है, कोई $10,000 दे देता है। हमारी कंट्री में तो वो भी हालत नहीं है कि हम 135 करोड़ लोग देते हैं, चाहे
70 करोड़ के लोगों की बात भी करें, उनको भी इतना सफिशिएंट पैसा दे सके 3-4 महीने के लॉकडाउन में, जिससे उनका आर्थिक खर्चा या घर का खर्चा चल सके। अब दूसरी दिक्कत क्या थी कि आपको लोगों को कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ेगा कि आप जो प्रोटोकॉल है कोरोना के वो फॉलो कीजिए। लॉकडाउन से बाहर आने के, तो जब तक लॉकडाउन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। जहां तक बात है कि तीसरा कोरोना की आएगी और फिर सरकार को पैसे चाहिए, जैसे आपके संवाददाता भी बोल भी रहे थे, लेकिन ये मान के चलिए वो तो 2 लाख करोड़ रुपए 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अभी तो जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो बहुत अधिक 6-7 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। आप 6-7 लाख करोड़ रुपए में से 2 लाख 1.5 लाख रुपए स्वास्थ्य पे दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो मुझे लगता है भारत जैसी कंट्री जहाँ इतना बड़े लोग, इतनी ज्यादा तादाद में लोग रहते हो और इतने ज्यादा लोग गरीब हो और जिनकी इतनी ज्यादा, अगर हम पिछले कुछ महीने बाद से 10 से 12 करोड़ ऐसा माना जाता है कि लोग बेरोजगार हो गए, और जो लोग रोजगार में भी है उनके भी 50 से 60% तनख्वाहें या उनकी इनकम में कम हो गई है। उनपे कई जगह से दबाव बहुत अधिक है। उनको दबाव रोकने के लिए जरूरी है कि आपको आर्थिक गतिविधि चलाए। कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन करना, उसके लिए आपको जरूरी है कि इसके लिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है और वाकई सोचने की भी जरूरत है कि आखिर जनता जाएगी कहां इतनी महंगाई के बीच। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अगले साल के चुनाव के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त बिजली का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। करीब 80% लोगों का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन बिल भी नहीं आएगा। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब में हमारी सरकार बनती ही पुराने पेंडिंग बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे और पहली कीमत से ये माफ कर दिए जाएंगे। बिजली देने में कुछ समय लगेगा क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में आज सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है और पंजाब अपनी बिजली खुद बनाता है। फिर पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली नहीं बनती है, दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है और उसके बाद भी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में दी जा रही है। पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के लिए लोग सस्ती बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप पूछोगे कि ये सब होगा, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है जिस पर हर दिन सरकार बनेगी। पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी, ये केजरीवाल ने ऐलान किया। जो बिजली कंपनियां थी दिल्ली में घाटे में चल रही थी, सारी बिजली कंपनियां, दिल्ली की सरकार थी वो भी घाटे में चल रही थी, बुरी तरह से घाटे में चल रही थी। सीएजी की रिपोर्ट है। आज 6 साल के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। तो ये जादू है। ये बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो। साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। समझ गए? केवल 30,000 रुपए खर्च करते हैं, फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। 80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहां है? अगर दिल्ली में 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करके हम बिजली मुफ्त देते हैं, पानी मुफ्त देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं, तो पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक पंजाबी के ऊपर साल में खर्च करके कहां जाता है सारा पैसा? ये रेता माफिया में जाता है, ये शराब के माफिया में जाता है, ये पता नहीं कितने माफिया बने पड़े हैं पंजाब के अंदर, ये सारे माफिया में जाता है।
ये सारे माफिया बंद करेंगे, पंजाब बिजली कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ खत्म करेंगे, हर पंजाबी को मुंह करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसी एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, सब कुछ करके आया हूं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया है, ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी। पंजाब में जिस तरह से केजरीवाल आज कर चुके हैं, इसी पर हमारे साथ सहयोगी जगतार सिंह फुलर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगतार जी, आपसे सीधे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी पैठ बनाई है, अब पंजाब में उन्होंने दिल्ली की ही तर्ज पर ऐलान कर दिया है कि फ्री बिजली देंगे, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जो आज केजरीवाल ने पंजाब में आके जो पंजाब के वोटर उनको लुभाने की कोशिश की है, जतन किया है, एक दाव चला है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो 300 यूनिट तमाम जितने भी पंजाब के परिवार, चाहे वो किसी भी, चाहे वो एससी है, चाहे बीसी के, जनरल समाज के, सभी को बिजली फ्री होगी 300 यूनिट। लेकिन अगर 301 यूनिट हो गया तो उसको पूरे के पूरे यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। ये एक बड़ा, एक कह सकते कि वहाँ एक पॉइंट है जिससे लगता है कि पंजाब की जनता अच्छी तरह समझ गई नहीं। अगर 300 यूनिट बले तो ठीक है, अगर 301 हो गया तो फिर तमाम बिजली का जो बिल है वो अदा करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब में 1997 से ही शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास और जो किसान है उनको फ्री सब्सिडी दी जा रही है बिजली की। और अभी इस साल की अगर रखे तो ऐसी बीसी परिवारों को पंजाब में पहले 250 के करीब जो यूनिट वो पूरी तरह से फ्री है। और उसके बाद अगर 200 कामन हो जाए तो उसके बाद उसको 3 रुपए 4 रुपए यूनिट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पहले 250 यूनिट बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि अगर 301 हो गया तो फिर पूरे के पूरे 301 यूनिट भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पंजाब की जनता समझने का जतन करेगा कि कौन सा सौदा जो मौजूदा सरकार दे रही है वो फायदे वाला, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने जो भी ऐलान किया। और यही बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 250 यूनिट पहले ही दी जा रही है और अब 300 यूनिट का ऐलान केजरीवाल ने किया है। अब जनता का इस पर क्या रुख है, क्योंकि जनता तो यही सोच रही होगी फिलहाल कि ज्यादा तो नहीं है, 250 तो हमें पहले ही मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 250 यूनिट के जो पंजाब में उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का फैसला वगैरह की 301 यूनिट होगी तो फिर वो बिल देना पड़ेगा पूरे का पूरा। और रही बात अगर पंजाब की अगर बात करें, देखो खुशहाल सूबा और हर घर पे फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो मात्र एक नॉर्मल घर के भी जो यूनिट है वो 500 कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये लोग कैसे 300 यूनिट तक सीमित रख के घर का बिल अदा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे पंजाब में ऐसी बीसी परिवारों के अलावा किसानों की अगर फ्री बिजली की सब्सिडी की बात करें तो 10,000 करोड़ की पर साल पंजाब सरकार बिजली फ्री दे रही है। और ये पंजाब में 1997 से चलता आ रहा है। जी और जगतार जी, जिस तरीके से आज गरजे हैं केजरीवाल, एक बार फिर से उन्होंने जो दिल्ली की तर्ज पर ही ऐलान किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उन्होंने ऐलान किए हैं फ्री बिजली का, इतना राशि कहां से आएगी सर? जो उन्होंने बजट की भी बात की है, इतने पैसे आएंगे कहां से कि वो दिल्ली की ही तर्ज पर तमाम पंजाब वासियों को ये सब सुविधाएं दे पाए? बिल्कुल, देखिए ये तो अभी सरकार बनेगी उसके बाद होगा, पहले तो सरकार बनानी पड़ेगी। तभी मैंने कहा कि जो वोटर हैं वो उनको लुभाने की कोशिश है। अब वोटर कितना इस फैसले से कांग्रेस के खेमे में जाता है ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पंजाब में पहले 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, तो ऐसे में अगर और फ्री सब्सिडी दी जाती है पंजाब के तमाम, पंजाब में 45 लाख परिवार हैं, तो 45 लाख परिवार को फ्री सब्सिडी से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भारी बजट चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए अभी पंजाब की जनता ने फैसला करना है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल ने आज दाव खेला है वो कितना पंजाब के लिए अच्छा रहेगा और उनके लिए कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और ये जनता को समझने वाली बात भी है, जनता इसे समझेगी तभी आगे फैसला हो पाएगा। और इसी के साथ जगतार जी, जिस तरीके से देखिए मंच से कैप्टन अमरिंदर के लिए भी उन्होंने काफी बातें कही है, निशाना उन पर साधा है, उसको लेकर क्या जनता का मन परिवर्तित हो सकता है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने जो काम किए हैं वो वाकई सराहनीय है पंजाब में।
देखिए अब क्योंकि एक सरकार जब कितने काम करती है, कितने प्रॉमिस पूरे करती है, वो 5 साल के बाद हर सरकार का, हर पार्टी का टेस्ट होता है। वो टेस्ट में तभी पास होते हैं अगर लोगों को उनके जो काम वो अच्छे लगे तो वो टेस्ट में पास हो जाते हैं। अगर काम बुरे होंगे तो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री और पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, तो निश्चित तौर पे उनकी, क्योंकि ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और निशाना तो कैप्टन अमरिंदर पर ही लगेगा। तो ये क्योंकि हर एक पार्टी को विरोधी पार्टी तो विरोध ही करेगी, लेकिन लोग कितने इसमें खुश हो गए ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया और निश्चित तौर पे उसका जवाब पंजाब सरकार भी दे रही है और श्रोमणी अकाली दल भी दे रही है कि दिल्ली में तो अभी फ्री सब्सिडी चली है, पंजाब में तो 1997 से फ्री बिजली दी जा रही है वो भी। और अगर हम 1997 से लेकर 2021 के तक की जो फ्री सब्सिडी को टैली करें तो कम से कम वो 50-60 हजार करोड़ रुपए की अभी जो पंजाब की जनता किसानों को फ्री बिजली दी जा चुकी है, सब्सिडी दी जा चुकी है। जी बिल्कुल। और जगतार जी, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से केजरीवाल ने ये तमाम चीजें कही है, क्या अब जनता का मन परिवर्तित, ये तो हमने बात कर ली कि देखिए अगर परिवर्तित होता भी है तो ज्यादा परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि कैप्टन ने जो काम किए हैं वो उन्हीं के लिए रहेंगे। लेकिन अब जो सियासी मायने, अगर हम सियासी मायनों की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से आए हैं केजरीवाल, इसके सियासी मायने क्या कुछ बनते हैं? क्योंकि पंजाब में सरकार है कैप्टन अमरिंदर की और अब फिलहाल उनमें भी हल्का कुछ मतभेद अभी भी जारी है, उस बीच सियासी मायने क्या बन रहे हैं? बिल्कुल। देखिए मुस्कान, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े ऐलान करती है। और जब श्रोमणी अकाली दल की उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे, कैप्टन सरकार ही तो कह रहे कि हम घर घर को रोजगार देंगे, है ना, बड़े ऐलान किए जाते। जब 2014 में बीजेपी सरकार में तो कह रहे थे कि 15 लाख सभी को दिए जाएंगे। तो ये बड़े ऐसे जुमले होते हैं। ये देखने वाली बात होगी जगतार जी कि आखिर जो ये ऐलान किए गए हैं ये पूरे होंगे या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगतार जी और तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रवासी मजदूरों को, और अब उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की जो स्थिति बनी है उस पर बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए भी केंद्र सरकार को और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाद्य वितरण के लिए योजनाएं बनाई जाएं और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था भी करे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने 3 कार्यकर्ताओं की जो याचिका है उस पर निर्देश पारित किए हैं, जिसमें केंद्रों और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा और नकदी हस्तांतरित और अन्य कार्यकारिणी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसकी अपील भी की गई है। इस दौरान कहा गया कि प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने से संकट का सामना कर रहे हैं, लिहाजा सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।